26, cerebral perfusion pressure. What is the formula? MAP minus ICP या CVP, whichever is greater इन दोनों में से, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटो रेगुलेशन। ब्लड को ब्रेन ऑटो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो क्रॉनिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें ब्रेन ऑटोमेटिकली रेगुलेट करके उतना प्रेशर ब्रेन को प्रोवाइड करता है कि उसकी परफ्यूजन मेंटेन रहे और वेसल्स का या ब्लड ब्रेन बैरियर का डैमेज ना हो। सो अपने आप को स्टिफ कर लेता है। इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि ऑटो रेगुलेशन कर्व शिफ्ट्स टू राइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ऑटो रेगुलेशन कर्व किधर जाती है, इट शिफ्ट्स टू राइट, ठीक है। मतलब ज्यादा प्रेशर पे मेंटेन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट की पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इस सेरेब्रल ब्लड फ्लो या प्रेशर को मेन इन्फ्लुएंस करता है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और फास्टेस्ट इन्फ्लुएंस क्या चीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ठीक है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ठीक है। 20 से 80 के दरमियान ब्रेन ऑटो पे एडजस्ट करता है। इससे ऊपर हो गया, नीचे होगा, ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है, डैमेज इसे कंट्रोल नहीं कर सकता ब्लड फ्लो को। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगी ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन क्या चाह रहा है कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो, ठीक है। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ब्रेन में जनरेट हो रहा है उसे रिमूव किया जाए, ठीक है। कम हो तो क्या ब्रेन चाह रहा है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, ताकि कम एक्सचेंज हो गैसेस। तो इसके ऊपर एक और चीज भी आप कह सकते हैं कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो है ना, approximately 1 to 2 ml per 100 gram per minute per mmHg change in PaCO2। तो मतलब PaCO2 1 mmHg चेंज होगा ना, तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो 1 से 2 ml पर 100 ग्राम। अगर ब्रेन 500 ग्राम का आप कहते हो तो देख लो, इसे इनटू 5 कर दो, ठीक है। मतलब 10, 5 से लेकर 10 ml चेंज होगा, ठीक है, पर चेंज इन 1 जो है आपका PaCO2, ठीक है। नॉर्मल आर्टीरियल PaCO2 कितनी होती है? 35 ऑलमोस्ट, ठीक है। वीनस 45 60 तक, ठीक है। तो टेम्परेचर इफेक्ट्स भी करते हैं ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को। सो सेरेब्रल ब्लड फ्लो 5 to 7%, ऑलमोस्ट इसे कह सकते हैं 6% पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? हाइपोथर्मिया के अंदर सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है। हाइपरथर्मिया, पायरेक्सिया, सर में दर्द होती है, बीपी हाई लगता है, तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड ब्लड फ्लो, ठीक है। इसीलिए जो ब्रेन डैमेज जिनमें सस्पिशन हो, जिन पेशेंट्स में, फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट वाले, उन्हें आप हाइपोथर्मिया में रखने की कोशिश करते हो। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को इफेक्ट करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? एक बैरियर है ब्रेन के अराउंड, ताकि जो ब्लड के अंदर केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं और प्रेशर्स हैं वो डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलेट ना कर सकें, ठीक है। स्पेसिफिक पाथवे से हो जो भी ब्रेन ने इंटरफेरेंस होनी है। तो कोई मॉलिक्यूल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो उसका क्या है? साइज, चार्ज, लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट करता है उसके एक्सचेंज को ब्रेन में। सो डिस्ट्रप्शन कैसे होगी इसकी सिस्टम की? स्वेयर हाइपरटेंशन हो, प्रेशर ज्यादा हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, लीक कर गया, ठीक है। ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्रॉमा, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सिया, इंजरी, सीजर्स एक्सेट्रा। तो एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर की डॉक्ट्राइन है, ठीक है। बेसिकली ये, इसका बेशक नाम ना याद हो, मोनरो केली जो डॉक्ट्राइन है, इसमें बेसिकली ये कहता है कि ब्रेन एक रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर है। व्हाट डज दिस मीन? स्कल रिजिड स्ट्रक्चर है ना, तो रिजिड स्ट्रक्चर में तो स्कल का वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं होगा प्रेशर अगर अंदर ज्यादा हो। तो इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स है। ब्रेन है 80%, 12% ब्लड है और 8% सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है। इनमें से कोई चीज प्लस माइनस होगी तो दूसरा कंपनसेट करेगा। अगर ब्लड ज्यादा होगा तो ब्रेन की परसेंटेज कम होगी या CSF की कम होगी। CSF ज्यादा हो जाए, जैसे हाइड्रोसेफलस होता है, तो यहाँ ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा या ब्लड को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा, ठीक है। देन फर्दर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट्स का इफेक्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केटामीन के अलावा तकरीबन बाकी सारे IV एजेंट्स हैं, सेरेब्रल ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो वेजोप्रेसर्स और ब्लड फ्लो, देन अगेन ब्रेन ऑटो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को बिटवीन 50 to 150,
ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एज हार्ट। हार्ट भी ऑटो रेगुलेट 50 से 150 के दरमियान करता है, ठीक है। तो इसे चेंज क्या चीज कर सकती है? आप वेजोप्रेसर्स दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ब्रेन्स वर्नेबिलिटी टू इस्कीमिया क्या होती है? जब हाई ऑक्सीजन कंजप्शन हो, मतलब कि ब्रेन के पास खुद यूज करने के लिए कम ऑक्सीजन हो, डिपेंडेंस ऑन एरोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और लिमिटेड एनर्जी स्टोर्स हो, और हाइपोथर्मिया, सॉरी, न्यूरो प्रोटेक्शन करता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरो प्रोटेक्शन कैसे है? कम मेटाबॉलिक रेट है, कम रिक्वायरमेंट है, कम रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो डैमेज करते हैं ब्रेन को, ठीक। सो फॉर्मली अब हम लेक्चर अगर शुरू करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, लेट मी एक मैसेज कर दूं ग्रुप पे। सो सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म, आपको पता होना चाहिए ब्रेन अराउंड 20% ऑफ टोटल बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ठीक है। सो दिस इज एन एमसीक्यू। 60% of cerebral oxygen consumption is used to generate ATP for electrical activity. Cerebral metabolic rate कितना होता है? 3 से 3.8, जिसे आप 4 ml भी कह सकते हो, 3 to 4 ml कह सकते हो पर 100 ग्राम पर मिनट, ठीक है। और टोटल अगर हम कहें तो अराउंड 50 ml पर मिनट होता है एक एडल्ट के ब्रेन का, ठीक हो गया। सो दीज आर ऑल एमसीक्यूज। फर्दर इसे अगर हम डिस्कस करें कि CMR इज हाईएस्ट इन ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर के अंदर हाईएस्ट है। व्हाइट मैटर क्या है? व्हाइट मैटर इज मोस्टली फैट, जो माइलिन शीट माइलिन होती है, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। ग्रे मैटर में मोस्टली सेल बॉडीज हैं, सेल्स हैं, तो इसलिए हाईएस्ट रिक्वायरमेंट भी इसी जगह की है। और इंटरप्शन ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस विद इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स तक ब्लड स्टॉप रहेगा ब्रेन को, तो अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। एज ऑक्सीजन टेंशन ड्रॉप्स बिलो 30 से नीचे होगा, फिर भी अनकॉन्शियस होगा पेशेंट। इफ ब्लड फ्लो इजंट रिड्यूस्ड विद इन रिस्टोर्ड विद इन 3 to 8 मिनट्स, एटीपी स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हो जाती है, ठीक है, ब्रेन इंजरी आ जाती है। सो आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हो, नहीं वेंटिलेट हुआ, तो क्या मसला होगा? अनकॉन्शियसनेस विद इन 10 सेकेंड्स। वो तो लेट से आपने कोई ड्रग दे दी, ठीक है। तो अब 3 से 8 मिनट तक आपने उसका वेंटिलेट नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं दी, तो यू कैन हैव सम इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ठीक है। सो स्पेशली कौन से वल्नरेबल एरियाज है? हिपोकैम्पस एंड सेरिबेलम। आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू में रिपीट हो चुका है, सबसे ज्यादा होता है वैसे सेरिबेलम वाला एमसीक्यू, एफआरसीए की बुक्स में आया हुआ है, ठीक है। सो सेरिबेलम is most vulnerable to hypoxia, and if hippocampus is mentioned तो आप इसे भी चूज करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ब्रेन की, अच्छा ये आपने कंजप्शन रेट याद रखना है, 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पर मिनट, ठीक हो गया। 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पर मिनट। तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन 5 है, ऑक्सीजन कंजप्शन 3 to 4 है, तो इसका कह रहे हैं 3 4 5 और अप्रोक्सीमेटली 50 ml, तो 5 वाला फिगर आपने ऑलमोस्ट याद रखना है। और इरिवर्सिबल डैमेज कब शुरू हो जाएगा? ऑलमोस्ट अराउंड 5 मिनट्स, 3 to 8 का एवरेज 5 मिनट्स आ गया ना, तो 5 का लफ्ज इंपॉर्टेंट है। 5 से ही आगे चलें तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो कितना है? 50 ml पर 100 ग्राम पर मिनट, ठीक है, ये भी रट्टा वाला है। ग्रे मैटर का जाहिर बात है सेल थोड़ा सा ज्यादा है, तकरीबन 80 ml पर 100 ग्राम, व्हाइट मैटर का 20, तो इन दोनों का एवरेज अगर ओवरऑल ब्रेन का कहें तो 50 ml है, ठीक है। अच्छा, पिछले ग्लूकोज वाला पॉइंट देख लें कि हाइपोग्लाइसीमिया इज हार्मफुल टू द ब्रेन। हाइपरग्लाइसीमिया कैन वर्सन ग्लोबल एंड फोकल ब्रेन इंजरी, इंक्रीजिंग सेरेब्रल एसिडोसिस एंड सेलुलर डैमेज। हाइपोग्लाइसीमिया तो है ही है, हाइपरग्लाइसीमिया भी ब्रेन डैमेज करता है। डीके वाला पेशेंट है, सिनेरियो आया है, ठीक है। अब पेशेंट ड्राउजी है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ड्राउजी है, क्या रीजन है? आप कहोगे सेरेब्रल एडिमा, ठीक है, या सेरेब्रल डैमेज, ठीक है। एसिडोसिस की ऑप्शन है तो वो भी यूज चूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी जो न्यूरोसर्जरी वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें आप
हाइपरग्लाइसीमिया टोटली अवॉइड करते हो। सो ग्लूकोज वाले फ्लूइड्स को आप अवॉइड करते हो अनलेस रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट हमने पढ़ लिया सेरेब्रल ब्लड फ्लो 50 ml पर 100 ग्राम होता है। टोटल सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज 750 ml पर मिनट। तो टोटल अगर ब्रेन का करें, अगर हम पर 100 ग्राम को मिस करा दें तो 750 ml पर मिनट, जो कि एक 70 केजी एडल्ट में आप कहोगे, ठीक है। अराउंड इट्स 15 to 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो बिलो 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। 20 से नीचे सेरेब्रल ब्लड फ्लो होगा, सेरेब्रल इम्पेयरमेंट आएगी, इंडिकेटिंग स्लोइंग ऑन ईईजी। ईईजी की जो आपको पता है ना, उसमें अल्फा बीटा वेव्स होती हैं, ठीक है। सो वेव्स में स्लोइंग आ जाएगी, स्लो हो जाएंगी वेव्स। बट अगर 10 ml से नीचे हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज यूजुअली लिंक्ड टू इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज। इसके साथ एक और एमसीक्यू है कि क्रिटिकल ब्लड फ्लो कितना है अगर पेशेंट को आइसोफ्लूरिन दे रहे हैं। तो उसका आई थिंक सो आंसर वाज आल्सो 10 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। अगर आयशा बे का क्वेश्चन अगर किसी ने किया हुआ है तो इफ आई एम राइट या रॉन्ग मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, इसी के साथ ये एक और चीज है, दीज आर सिनेरियोज इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स, ठीक है। उन एनवायरनमेंट्स में डिस्कस नहीं कर रहे कि जिसमें आपने न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स दिए हुए हैं पेशेंट को, लेट्स से कि जीए की ड्रग्स दी हुई हैं, इनहेलेशनल एजेंट्स या आईवी एजेंट्स दिए हुए जिन्होंने ब्रेन की रिक्वायरमेंट रिड्यूस की हुई है, और इस्कीमिया को बेसिकली रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगी तो इस्कीमिया का थ्रेशोल्ड और ज्यादा नीचे चला जाएगा, ठीक है, ब्रेन थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक। सो आइसोफ्लूरेन में हो सकता है 20 ml पर मिनट पे भी ब्रेन पे इतना डैमेज ना आए, ठीक है। मॉनिटरिंग सेरेब्रल ब्लड फ्लो की कैसे करते हैं ऑक्सीजन टेंशन की? आप डॉपलर करते हैं, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर, या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो वेलोसिटी या ऑक्सीजनेशन मेजर करते हैं, सिमिलरली जैसे कि आप पल्स ऑक्स करते हो या एकोकार्डियोग्राफी करते हो। सो ब्रेन टिश्यू ऑक्सीमेट्री होती है, ऑक्सीजन टेंशन ब्रेन टिश्यू की मेजर करता है। बिलो 20 रिक्वायर इंटरवेंशन, अगर आपका पेशेंट है उससे बिलो 20 आ रही है तो आप कहोगे, जैसे यही वाला चीज आ गई ना, इसी को ही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सो ऑक्सीजन अगर 20 से नीचे जाएगी ब्रेन में तो आप कहोगे यार इस्कीमिया हो रहा है। अगर 10 से नीचे जा रही है तो आप कहोगे कि सुयर इस्कीमिया हो रहा है, आप डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो 20 से नीचे जा रही है, आप इंटरवेंशन करनी चाहिए। मॉनिटरिंग कर रहे हो तो पेशेंट का इंटरवेंशन करो, क्रेनियोटमी करो, अगर आपकी क्लॉट है तो उसकी थ्रोम्बोलिसिस करो, ठीक है। अच्छा, इंट्रासेरेब्रल माइक्रोडायलिसिस एक चीज होती है, कैन डिटेक्ट चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री इंडिकेटिव ऑफ इस्कीमिया या इंजरी। तो ब्रेन को जब इंजरी होती है तो इस्कीमिया के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो ये उसे एनालाइज करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कैसे मेजर करना है, मैप माइनस आईसीपी, ठीक है। तो नॉर्मल कितना होता है, 80 to 100 है। इसे आपने याद रखना है, 50 नहीं होता, 80 to 100 होता है, ठीक है। CPP is mainly determined by MAP minus ICP। ICP नॉर्मली आपका बिलो 10 होता है। अच्छा, ICP यहाँ पर ऑलरेडी बताया था CVP प्रेशर, ठीक है। इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी ना, बड़ी वैल्यू होगी, लेट से ICP 10 है तो CVP उसकी लेट से 15 है, तो यू विल यूज द 15, ठीक है। सो ICP पे क्या इम्पैक्ट होता है ICP का, मॉडरेट टू स्वीयर इंक्रीज इन आईसीपी, लेट से 30 से ऊपर आप कहोगे इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, ठीक है। सो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी सेरेब्रल परफ्यूजन, ठीक है, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी, ठीक है। इवन विद नॉर्मल मैप, नॉर्मल मैप आप क्या कह रहे हो, 70 60, आप मिनिमम 60 रखा होता है, तो चलो नॉर्मल मैप आप कह लो 80 है, 80 के ऊपर 30 माइनस कर दें, ठीक है, तो आपको आंसर आ गया 50। तो आपने कितना मेंटेन करना था, 50 to 80 to 100, ठीक है। सो CPP वैल्यूज बिफोर बिलो 50 mmHg लीड्स टू EEG स्लोइंग, मतलब कि ब्रेन की स्लोइंग हो जाती है। अगर 25 से 40 के दरमियान EEG फ्लैट हो जाती है, ठीक है, मतलब सिग्नल्स बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। अगर 25 से कम हो
तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन दीज आर ऑल एमसीक्यूज। 50, 25 to 40 एंड लेस देन 25। ठीक है, सो ऑटो रेगुलेशन ब्रेन की, अब आप कह लो कि यार हर केस में तो आपने वैसे एनेस्थीसिया में देखा होगा, आप कहते हो यार 60 से नीचे मैप ना जाने दो। ठीक है, तो आपका तो 60 मैप वाले हर पेशेंट को मतलब इसके मुताबिक होना चाहिए कि उसका ब्रेन इंजरी होनी चाहिए, इस्कीमिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ। क्यों नहीं होता? आपका ब्रेन ऑटो रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, ब्रेन रेगुलेट्स ब्लड फ्लो अक्रॉस वाइड रेंज 60 से 160 mmHg। ठीक है, ब्रेन 60 mmHg पे प्रेशर चला गया, तो ब्रेन ने क्या करना है, मैप पे उसने क्या करना है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देनी है, अपना फ्लो ब्रेन के जो एरियाज वल्नरेबल है उधर डाइवर्ट कर देना है। ठीक है, सही है, या वेज़ोडायलेशन कर देगा, सॉरी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन जनरली बाकी बॉडी में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्रेन में वेज़ोडायलेशन करेगा। अगेन हाई पे उल्टा कर देगा। ठीक है, ताकि ब्रेन रेगुलेट कर लेगा। ठीक है, लो सीपीपी पे वेज़ोडायलेशन, हाई पे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। इसे आप कहते हैं सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन। तो हाई ब्लड प्रेशर आप कह लो राइट साइड, अब आप एक कोई भी ग्राफ बनाओ, एक एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है। ठीक है, एक्स एक्सेस पे वैल्यूज इंक्रीज कर रही है ना। ठीक है, तो अगर आपका पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो रहा है, बीपी एक्स एक्सेस पे होता है, तो अगर एक्स एक्सेस पे बीपी इंक्रीज है मतलब एक क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, तो क्या होगा, ऑटो रेगुलेशन की जो कर्व है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। अच्छा, एक्सट्रीम प्रेशर अगर ब्रेन पे हो, लेट्स से 160 से एक्सीड करता हूँ मैप, सिस्टोलिक की बात नहीं हो रही सिर्फ, सो मैप एक्सीडिंग 160 क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, एडिमा हो सकता है। ठीक है, सो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स अफेक्टिंग सेरेब्रल ब्लड फ्लो, जो बॉडी की इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स है क्या हो सकते हैं, हमने एक्सट्रिंसिक तो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लिया है, फॉर इन ड्रग्स, इनहेलेशनल एजेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रेस्पिरेटरी गैस टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि मैक्सिमम इफेक्ट एंड रैपिड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेरेब्रल ब्लड फ्लो, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ब्रेन में वेजोडाइलेशन होगी। सो विद इन 20 to 80 mmHg आपका PaCO2, PeCO2 की बात नहीं हो रही है, एन टाइडल की बात नहीं होती, आर्टीरियल की बात हो रही है, आर्टरी के अंदर कितना है। सो 20 से 80 के दरमियान वेजोडाइलेशन के साथ रेगुलेट रहेगा। एक्यूट चेंजेस में लीड्स टू रैपिड चेंजेस इन पीएच अफेक्टिंग सेरेब्रल ब्लड फ्लो। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ब्रेन पे इफेक्ट नहीं करती, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ के अंदर ये पीएच को डिक्रीज करती है, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस को इंक्रीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है ना, सो एसिडिक की वजह से आपका क्या आता है, बेसिकली आपका ब्रेन एसिडिक होता है तो उसका रिस्पॉन्स में चेंजेस बॉडी शो करती है, वेजोडाइलेशन करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कराता है, सेंटर स्टिमुलेट होते हैं। ठीक हो क्या? वेट अ मिनट। ठीक है जी। सो हाइपोकैप्निया में क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है। ठीक हो क्या? ऑपोजिट, ऑक्सीजन क्या करती है, स्फीयर हाइपोक्सीमिया, 50 से कम ऑक्सीजन हो जाए तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्रेन को तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है। हाइपर ऑक्सिया ऑक्सिया बहुत मिनिमल इफेक्ट है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। देन आपका आ गया टेम्परेचर चेंज।
ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ब्रेन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन 5 to 7 डिग्रीज या परसेंट ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो चेंज, ठीक है, जिसे आप 6 कह सकते हो। 1 is equal to 6% सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज। हाइपोथर्मिया में क्या होता है? सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। हाइपरथेरिमिया में ऑपोजिट होता है, ठीक है, फीवर के अंदर। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर आपका ब्रेन इन एनी केस उसमें इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सेरेब्रल ब्लड फ्लो को चेंज कर रहा है। अच्छा, देन विस्कोसिटी भी प्ले करती है। ब्लड विस्कोसिटी प्राइमरी डिटर्मिनेंट है जो इसका क्या, हेमाटोक्रिट। ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो को करती है इफेक्ट। सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कैसे इफेक्ट करती है कि बेसिकली फ्लो, विस्कोसिटी की वजह से फ्लो चेंज होता है ना। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि थिकर लिक्विड हो, जिस तरह शहद है, तो फ्लो उसका ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, स्लो ब्लड फ्लो होता है। सही है। आगे ब्लड ब्रेन बैरियर आ गया। सो फंक्शन इसका क्या है? आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर लिपिड बैरियर है जो सिलेक्टिवली परमिट करता है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, ताकि वो पास कर सके ब्रेन को, ठीक है। और लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए भी इसे स्पेशल चैनल्स चाहिए। अब ये एक टाइट किस्म का बैरियर है। अब इसे कुछ चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर ये डिस्टर्ब होगा, जैसे कि हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, सीजर्स की वजह से, तो क्या होगा, फ्लूइड अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर मूव करेगा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स पे, ठीक है, रादर देन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स, ठीक है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स तो वो है ना, सॉल्युबिलिटी वाली चीजें आ जाएंगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आगे कि पानी का अपना प्रेशर है जो, तो उसकी वजह से ब्रेन की कंटेमिनेशन होगी, ब्रेन की ऑटो रेगुलेशन डिस्टर्ब होगी, एडीमा डेवलप होगा, ठीक है, ब्रेन इंजरी होगी। सो अगली चीज आ गई सेरेब्रल ब्लड फ्लो। सेरेब्रल ब्लड फ्लो आपने याद रखना है अराउंड 21 ml/h होता है। तो डे के अंदर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, 500 ml पर डे है। टोटल सीएसएफ वॉल्यूम कितना है आपका, मतलब कि सीएसएफ कैनाल जो स्पाइन का कैनाल है और है आपके वेंट्रिकल्स हैं, उसके अंदर 150 ml टोटल सीएसएफ होता है, ठीक है, एट अ टाइम। सो सीएसएफ का फ्लो अगर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, तो लेटरल वेंट्रिकल से सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका नीचे जो कैनाल पे चला जाता है, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स इधर आपका सीएसएफ की प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोगों से कोई मुझे कमेंट्स में बताया कि सीएसएफ प्रोड्यूस क्या चीज करती है, कौन से सेल्स हैं जो करते हैं, कौन सी चीज है, ग्रेनुलेशन जो सेल्स करते हैं। नेक्स्ट आईसीपी पे आ जाए। हमें इतना पता है कि क्रेनियल वॉल्ट है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब जो स्कल है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें 80% ब्रेन है, 12% ब्लड है, 8% सीएसएफ है। अब इनमें से कोई चीज प्लस माइनस होगी तो दूसरे ने कंपनसेट करना है, ठीक है। सो कैसे कंपनसेट होगी? दूसरे का लेवल कम हो जाएगा, यस, कोरोइड प्लेक्सस, बिल्कुल, ठीक है। हम्म, ठीक हो गया। सो इंट्राक्रेनियल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ सीएसएफ टू स्पाइनल कंपार्टमेंट्स, सीएसएफ को कम कर देगा। डिक्रीज सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन, ठीक है, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। वीनस क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वीनस में प्रेशर कम होता है ना, ठीक हो गया। सो इफेक्ट्स ऑफ इनहेलेशनल एजेंट्स क्या होते हैं? आपको पता है इनहेलेशनल एजेंट्स जो हमने कहे थे उनका क्या होता है? सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिक कंजप्शन रिड्यूस करता है। जाहिर बात है, ब्रेन को सुला रहा है ना, सोएगा तो एनर्जी कम खाएगा। सो आइसोफ्लूरिन लार्जेस्ट रिडक्शन करता है, 50%। सो ब्रेन वाले न्यूरो वाली सर्जरीज में आइसोफ्लूरिन इज गुड।
हेलोथेन का लीस्ट इफेक्ट है अराउंड 25%, लेस देन 25% है, ठीक है। सो वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स जैसे कि हेलोथेन है, डायलेट सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इम्पेयर ऑटो रेगुलेशन। तो हेलोथेन सबसे ज्यादा इनमें वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है। अगर बाकी है जैसे आइसोफ्लूरिन है, सियोफ्लूरिन है, दे कॉज वेजोडाइलेशन, स्लाइट वेजोडाइलेशन करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए ब्रेन में ना, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके साथ-साथ वो ब्रेन की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है चीज़ें। और अगर आप पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करते हो और फिर उसे इंट्यूबेट करते हो, तो यह वेज़ोडायलेशन वाला इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नेगेट हो जाता है। क्योंकि ड्रग ने, आइसोफ्लूरिन ने तो आपको वेज़ोडायलेशन करनी है, लेकिन हाइपर वेंटिलेट किया तो क्या होगा? पेशेंट को वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी बिकॉज़ उसकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कम हो गए हैं, ठीक है? सो इंट्यूबेशन पे ये वाली चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो इम्पैक्ट ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड कपलिंग, volatile anesthetics increase cerebral blood flow, reduce cerebral metabolic rate। इस चीज को क्या कहते हैं? लग्जरी परफ्यूजन, ठीक है, where blood flows to healthy brain tissue is increased even with neuronal demand is decreased। ठीक हो गया। when there is low demand फिर भी आपका ब्लड लग्जरी के अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये बेनिफिशियल है जब ग्लोबल स्कीम है, मतलब ओवरऑल पूरे ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, ठीक है। बट फोकल इस्कीमिया मतलब कि किसी एक पॉइंट पे इस तरह का है, तो उसी किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, नेचुरली बॉडी ने क्या करना था, अगर आप कोई इसे छेड़ा-छाड़ी नहीं कर रहे, तो फोकल एरिया पे जिधर सप्लाई कम थी या उधर इस्कीमिया हो गया था, उधर उसने डायलेट करके इंक्रीज करना था ना ब्लड फ्लो। तो अब जो वोलेटाइल एनेस्थेटिक है, पूरे के पूरे ब्रेन में वेज़ोडाइलेशन कर रहा है। तो जो एक किस्म कह रही यतीम एरिया था, जो डिजर्विंग एरिया था, उसका हिस्सा भी इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है, पूरे ब्रेन के अंदर। तो इस चीज को आप कहोगे सर्कुलेटरी स्टील। यही चीज मैंने आपको कार्डिक में भी बताई थी, ठीक है, उधर भी ऑलमोस्ट यही चीज होता है, इसे क्रोनरी स्टील फिनोमेना कहते हैं, ठीक है, आइसोफ्लूरिन की वजह से होता है जो। सो इफेक्ट्स ऑफ इंट्रावीनस एजेंट्स हमने पढ़ तो लिए, वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स, इंट्रावीनस एजेंट्स। Most intravenous agents except ketamine reduce blood flow and metabolic rate, ठीक है। बारबिचुरेट सबसे अच्छे हैं, दोनों चीजें डिक्रीज कर रहे हैं स्पेशली, लेकिन इनका फायदा क्या है, इस्कीमिक एरिया को सबसे ज्यादा फायदा दे रहे हैं, एंड आर इफेक्टिव एट लोअरिंग आईसीपीस। इटोमिडेट यही कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, इनहांसेस सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन अच्छी कर रहा है, तो इसलिए आईसीपी मैनेजमेंट भी अच्छी होती है। टॉमिडेट सो ब्रेन के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए भी अच्छी है। टॉमिडेट का एक थोड़ा-सा मसला आता है, लेकिन वो एक्चुअल मसला नहीं है, कि इससे ना मायोक्लोनस होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता, दे कैन अज्यूम के एटोमिडेट की वजह से सीजर्स हो रहे हैं पेशेंट को, ठीक है? सो इसलिए लेस पॉपुलर है फॉर न्यूरोसर्जरीज ये। बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स काफ़ी पॉपुलर है। सो प्रोपोफोल देन अगेन अच्छा है, मेटाबॉलिक रेट एंड ब्लड फ्लो डिक्रीज कर रही है। न्यूरो एनेस्थीसिया में सबसे कॉमनली यूज होती है, ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनमें हो या ना हो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन का रिस्क, ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से अच्छी है। इजी मेटाबॉलिज्म है इसका, ठीक है, और क्विक एक्शन है इसका। एटोमिडेट का क्या हमने एक नुकसान पड़ा था, एड्रिनल सुप्रेशन कराता है, इसके अंदर वो भी नहीं है। तो एटोमिडेट क्रॉनिकली इल पेशेंट्स में आप अवॉइड करते हो, क्योंकि उनमें एड्रिनल सुप्रेशन हो जाती है ना। प्रोपोफोल का ये मसला भी नहीं है। बेंजोडाइजेपिन्स अगेन सिमिलर इफेक्ट बट लेस सिग्निफिकेंट देन अदर एजेंट्स। बारबिचुरेट्स को अगर खास तौर पर डिस्कस किया जाए तो इनसे कम है। मेटाजोलम प्रेफर्ड है इन न्यूरो एनेस्थीसिया। केटामीन ओवरऑल न्यूरोप्रोटेक्टिव तो है, लेकिन ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देती है बाय डायलेटिंग सेरेब्रल वेस्कुलेचर, ठीक है। इट इज थॉट टू इंक्रीज आईसीपी, ठीक है, विद लो इंट्राक्रेनियल कंप्लायंस उन पेशेंट्स में जिनके इंट्राक्रेनियल कंप्लायंस ना हो। कंप्लायंस अगेन हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन प्रेशर, ठीक है।
अदर एनेस्थेटिक एजेंट्स जैसे कि लाइडोकेन है, लिग्नोकेन है। लिग्नोकेन क्या है? लोकल एनेस्थेटिक है। लिग्नोकेन समझे ब्रेन में भी वही कर रहा है जो आपका पेरिफेरल टिश्यू में कर रहा है। सो क्या कर रहा है? मेटाबॉलिक रेट, ब्लड फ्लो एंड आईसीपी सारे रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन लेसर डिग्री। दूसरा ये लाइडोकेन्स एंड इनके साथ के लोकल एनेस्थेटिक्स का मसला ये है कि ये सीजर्स कॉज करा सकते हैं, ठीक है। Vasopressors increase cerebral blood flow when MAP is outside normal range. नॉर्मली वेजोप्रेसर्स जब अगर 50 से 150 के दरमियान या 60 से 160 के दरमियान में ब्लड फ्लो होगा, वेजोप्रेसर्स बहुत ज्यादा ब्रेन पे इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेन ऑटो पे अपना खुद रेगुलेट करता है। इस्कीमिया और सेलुलर इंजरी, सो रिड्यूस ब्लड फ्लो जैसे कि 10 ml से कम ऑलरेडी डिस्कस है। इससे क्या होगा? एटीपी डिप्लीट होगा, डिरेंज्ड आयन ग्रेडियंट्स होंगे, सेलुलर स्वेलिंग होगी और इवेंचुअली न्यूरोनल डेथ हो जाएगी। न्यूरोनल डेथ हो जाएगी तो आपका ब्रेन डैमेज समझो कह लो। तो सेरेब्रल इस्कीमिया इज रिवर्सिबल इफ परफ्यूजन इज रिस्टोर्ड अर्ली बट कैन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल डैमेज, जिसे आप इन्फाक्शन कहते हो प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया से, ठीक है। आपको पता है 50 से नीचे पे हम कहना शुरू कर देते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड है, ठीक है, इस्कीमिया है, तो रिवर्सिबल है टिल लेस देन 10 हो जाए, ठीक है, और 30 सेकंड से ज्यादा शुरू हो जाए, मतलब 3 to 8 मिनट इन नॉर्मल पेशेंट, अगर नो फ्लो तो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर। सो स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रेन प्रोटेक्शन एनेस्थीसिया में क्या है, हमने क्या करना है, पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेन इंजरीज होती किस टाइप की हैं। ऑलरेडी जिस तरह हमने नाम लिया था फोकल इस्कीमिया एंड ग्लोबल इस्कीमिया। फोकल इस्कीमिया क्या होता है? इट्स पार्शियल इंटरप्शन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो अफेक्टिंग अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, फोकल है। कैसे क्या चीज? एम्बोलिक स्ट्रोक्स हो, एफेब हो रहा है पेशेंट के हार्ट में, हमने पढ़ा था एफेब है तो क्लॉट हो सकता है, क्लॉट डिसलॉज हुआ ब्रेन में चला गया, ठीक है। क्लॉट किस तरह डिसलॉज हो सकता है? पैराडॉक्सिकल हो, अगर लेट से राइट हार्ट में उसका क्लॉट पड़ा हुआ है और उसका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो क्लॉट राइट से लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट से सर्कुलेशन में ब्रेन में जाएगा, ठीक है। हेमोरेजिक स्ट्रोक्स हो, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स हो, ट्रॉमेटिक इंजरीज हो, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा या सर्जरी एक्सेट्रा, ठीक है। सो फोकल इस्कीमिया, ग्लोबल इस्कीमिया, जब कंप्लीट ब्रेन का ब्लड फ्लो या ऑक्सीजनेशन इफेक्ट हो, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट में, डेलिबरेट सर्कुलेटरी अरेस्ट जैसे कार्डिक सर्जरीज या किसी सर्जरीज के अंदर आप करते हो, ठीक है, या ग्लोबल हाइपोक्सिया, स्वेयर रेस्पिरेटरी फेलियर, ड्राउनिंग, एस्फिक्सिया, ठीक है, या हाइपोक्सिया, मसल रिलैक्सेंट दे के भूल के पेशेंट को वेंटिलेट करना, या आपने पेशेंट को इंट्यूबेट किया और ऑसोफेगस में ट्यूब चलेगी जो आईसीयू के अंदर हो जाता है और पेशेंट को इस्कीमिया हो गया। सो अप्रोचेस तो ब्रेन प्रोटेक्शन क्या है? सबसे पहला तो क्या है? लॉजिकल चीज, रिस्टोर करें जी परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन, तो रीस्टैब्लिश इफेक्टिव सर्कुलेशन, सीपीआर करें, डीफिब करें, ठीक है, नॉर्मलाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे कि वेंटिलेटरी सपोर्ट कर दी, इनहांस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दें, अगर पेशेंट को कोई पॉइजनिंग है, लेट से कार्बोक्सीमोग्लोबिन है, साइनाइड की पॉइजनिंग है, तो उससे आप ट्रीट करें अकॉर्डिंगली, ठीक है। रीओपन ऑक्लूडेड वेसल्स जैसे कि थ्रोम्बोलिसिस, एंजियोप्लास्टी एक्सेट्रा। एक चीज होती है स्कीमिक पेनम्ब्रा, इसे क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा एरिया सराउंडिंग जो आपका इन्फाक्ट होता है उसके अराउंड ना आपका इन्फ्लेमेशन या एडीमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो एरिया सराउंडिंग कोर ऑफ इन्फॉक्शन विद मार्जिनल परफ्यूजन, ठीक है, एक जगह पे तो बिल्कुल एक परफ्यूजन नहीं है, डैमेज हो चुका है, तो उसके अराउंड भी परफ्यूजन थोड़ी कम होगी। नॉर्मली पेनम्ब्रा आपको लगता है 15 ml पर 100 ग्राम पर मिनट से कम ब्लड फ्लो हो रहा हो तो। सो लिमिट न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैसे करना है? आपके गोल होने चाहिए सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करना है, डिक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, बेजल भी इलेक्ट्रिकल भी, मतलब ब्रेन की अपनी वर्किंग भी डिक्रीज करेंगे, ब्लॉक मीडिएटर्स ऑफ सेलुलर इंजरी जैसे कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सीजर्स हो रहे हैं, पेशेंट ने लेट से कोई ऐसी ड्रग ले लिया, लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी होगी है, ठीक है, जैसे सीजर शुरू हो गया, सीजर्स टर्मिनेट करें ना। सो इलेक्ट्रिकल बेसिकली रिक्वायरमेंट वो है ना, सीजर्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गए, सीजर को 5 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं जाने देना? क्योंकि फिर वो
इलेक्ट्रिकल इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है कि ब्रेन में इस्केमिक इंजरी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो अगेन प्रिवेंशन इसकी अर्ली रिकग्निशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। सो हाइपोथर्मिया में हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन प्रोटेक्शन में हाइपोथर्मिया यूज करते हैं। सो हाइपोथर्मिया क्या करता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। 1 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 6% डिक्रीज हो रहा है ना। So decreases both basal and electrical metabolic requirements, continues to reduce metabolic rate even after EEG becomes isoelectric. तो आइसोइलेक्ट्रिक मतलब बहुत ही लो ब्लड फ्लो हो गया, अराउंड 20 ml पर 100 ग्राम पे चला गया ब्लड, जिसपे फ्लैट ईईजी आ रही है आपकी, उस पे भी आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है, स्लोस डाउन कैस्केड ऑफ इस्केमिक सेलुलर इंजरी। जो सेलुलर इंजरी का जो कैस्केड है उसमें एंजाइम्स हैं इन्वॉल्व होती हैं, जो रिडॉक्स पाथवे है उसे रिड्यूस करता है बेसिकली। कम आपका रिलीज होंगे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल है। रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एज इन जैसे जो सीजर्स कॉज कर रहे थे। लिमिट्स कैल्शियम इनफ्लक्स एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। सो क्लिनिकल एप्लीकेशन जैसे क्या है, प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग सर्कुलेटरी अरेस्ट, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्डिक सर्जरीज है, ओपन हार्ट सर्जरीज है, ठीक है, कार्डिक ट्रांसप्लांट्स हैं, उसमें कार्डियोप्लेजिया एक चीज कहते हो ना, बेसिक कार्डियोप्लेजिक हार्ट को अरेस्ट कराते हो ताकि उसमें सर्जरी हो सके। सो टेम्परेचर इनमें मे भी आपको हो सकता है 18 डिग्री सेल्सियस तक कम करना पड़े, ठीक है, अप टू 1 और जिसे आप कह सकते हो कि स्वेयर हाइपोथर्मिया। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथर्मिया आप उसे कहते हो जो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, ठीक है। इसमें ओवरऑल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं तो ब्रेन की भी कम होती हैं, ठीक है। सो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स में आप जिसे टेम्परेचर टारगेटेड मैनेजमेंट कहते हैं, टीटीएम कहते हैं, उसमें 32 से 34 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं रखा जाता क्योंकि वो देन अगेन उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक एजेंट्स दे सकते हो आप। ड्रग्स कौन सी यूज होती हैं आपकी, निमोडिपिन, इसका एमसीक्यू आएगा आप लोगों को। निमोडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डाइहाइड्रोपेरिडीन। किन पेशेंट्स में यूज करते हैं, सब एरेक्नॉइड हेमरेज होता है जिन पेशेंट्स में, ठीक है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज वाला पेशेंट जो होता है ना, जब वो रिकवरी फेज में होता है या हो जाती है तो उनमें ना बेसिकली डैमेज क्योंकि ब्रेन को होता है, तो एक चीज होती है कि सेरेब्रल वेसोस्पैज्म हो जाता है। जो वेसल है ना, जब उसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या हार्मफुल टॉक्सिन्स मिलते हैं, लेट्स से हेमरेज हुआ है उसके बाद ये स्टिमुलस मिलती है कोई भी, जो कि खास तौर पे सबरेक्नॉइड हेमरेज पे मिलती है, तो क्या वेसोस्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म होता है तो इस्कीमिया होता है ब्रेन में, स्वेयर, थंडर क्लैप, हेडेक एक्सेट्रा, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कब होता है, थर्ड डे ऑफ सबरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है, अराउंड 24 से 48 72 आवर्स के दरमियान में आपको ये मिल सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है निमोडिपिन, ठीक है। इम्प्रूव्स न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स बाय प्रिवेंटिंग डिलेड सेरेब्रल इस्कीमिया, ठीक है। ये वेजोडाइलेटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, हार्ट डिजीज में भी देते हो ना, हाइपरटेंशन में भी ट्रीटमेंट देते हो। सो निमोडिपिन वही चीज है। अच्छा, दूसरी निमोटिपिन के बारे में अच्छी बात या इम्पोर्टेंट बात नोट रखनी, ये ओरल होती है, ठीक है, ये आईवी नहीं ड्रग होती है, ठीक है। तो आपका ये भी एमसीक्यू आ सकता है, एफआरसी की बुक में आया हुआ एमसीक्यू, ठीक है, कि एक जगह पे लिखा है आईवी दे दो, ओरल लिखो, सबक्यूटेनियस दे दो, ठीक है। सो इट्स फॉर्मुलेशन जो फिलहाल एज ऑफ नाउ ओरल फॉर्मुलेशंस मिल रही हैं, तो अगर आपको पेशेंट अनकॉन्शियस है तो एनजी डालोगे, मतलब बेसिकली सही तरह स्वॉलो नहीं कर सकते तो एनजी डाल के दे दो, ठीक है। अदरवाइज आपका सबरेक्नॉइड वाला पेशेंट्स अगर मोबाइल है तो उसे ओरल ट्रीटमेंट देंगे। सो अदर देयर आर सम इन्वेस्टिगेशनल एजेंट्स जो भी अंडर स्टडी हैं, जैसे एनएमडीए रिसेप्टर एंटेगनिस्ट्स है, जिसमें इवन केटा का भी रोल आ रहा है, एरिथ्रोपोएटिन है, ये कहते हैं कि न्यूरोप्रोटेक्टिव रोल है, कैल्शियम चैनल एंटेगनिस्ट है, ठीक है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हैं, एक्सेट्रा, जो रीपरफ्यूजन इंजरी प्रिवेंट करते हैं। रीपरफ्यूजन इंजरी क्या होती है, ब्रेन में इस्कीमिया हुआ, ठीक है, तो उधर अब ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, फिर रीपरफ्यूजन हुई, लेट्स से सेरेब्रल वेसोस्पैज्म था या फिर कोई क्लॉट फंसा था, अब वो डिसलॉज हुआ या वेसोडाइलेशन हुई, तो रीपरफ्यूजन हुई। जब ब्लड आता है तो उधर जो इस्कीमिया हुआ होता है ना,
तो उसके जो गंदे प्रोडक्ट्स हैं, एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसे ब्लड लेके आगे चला जाता है। तो उससे जो अदर एरिया होता है, वो भी डैमेज शुरू हो जाता है, ठीक है? इसे रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं, ठीक है? सो जनरल मेजर्स अगर हम समराइज करें इस चीज को, मेंटेनिंग सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल सीपीपी रखना है, आईसीपी को रिड्यूस रखना है, ठीक है, आपने वेस्कुलर वॉल्यूम मेंटेन करना है, हाइपर वॉल्यूमिया नहीं करना, हाइपोवॉल्यूमिया नहीं करना, ठीक है, ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन करनी है, आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन मेंटेन करनी है, हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, एच भी कम है तो इंप्रूव करना है, हाइपोक्सिया हाइपरऑक्सिया अवॉइड करना है और नॉर्मोकॉर्बिया रखना है, ठीक है? 35 से 45 के दरमियान, ठीक हो गया? क्योंकि पता है हाइपरकैप्निया में भी एसिडोसिस हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, हाइपोकैप्निया वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है। ग्लाइसेमिक लेवल्स लेस देन 180 रखनी है, ठीक है? यूग्लाइसेमिक रखना है पेशेंट को। बेसिकली आपने 80 टू 180 के दरमियान या आपके लिए 100 टू 180 के दरमियान रखते हैं या आइडियल रेंज इज़ 140 टू 180, ठीक है? उसके दरमियान रखेंगे। सो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स ऑन ईईजी एंड इवोक्ड पोटेंशियल्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ। सो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ईईजी को क्या होता है? ईईजी क्या है? ईसीजी है ब्रेन की, जो उसमें अल्फा वेव, बीटा वेव्स हैं, जो वेव्स आ रही हैं, ठीक है? सो मोस्ट एनेस्थेटिक्स कॉज इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ ईईजी एट सब एनेस्थेटिक डोजेस। आपको पता है जीए की देयर आर स्टेजेस ऑफ जीए ना, जिसमें स्टार्ट वाली इनिशियल स्टेज को क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ एक्साइटेशन, जिसके अंदर सीजर लाइक एक्टिविटी हो सकती है या नॉन पर्पसफुल मूवमेंट हो सकती है पेशेंट की, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो सकती है। तो एक्टिवेशन वाली जो इसका स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, जो सब एनेस्थेटिक डोजेस पे आती है, उसके अंदर ईईजी भी आपकी इंक्रीज होगी, followed by dose dependent leading to decreased frequency and amplitude। और हाई डोज पे आपको पता है बर्स्ट सुप्रेशन एक चीज होती है, इसे आइसोइलेक्ट्रिक ईईजी कहते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑन ईईजी को शो कराती है। ईईजी को आपको डायरेक्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि उसमें कौन सी वेव्स हैं, बर्स्ट सुप्रेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन दो मॉर्गन में थोड़ा मेंशन किया हुआ है इसका, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। हाँ, आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? बेस का पता होना चाहिए। बेस, व्हाट इज़ बेस? बेस इज़ बायोस्पेक्ट्रल इंडेक्स। अ, ये बेस के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है? ये फोरहेड पे लगाए जाते हैं पेशेंट के, ठीक है? ये ब्रेन की ना सिग्नल्स को रीड करता है। 2-3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को ये डिटेक्ट करता है, उससे ना ये एक कंक्लूसिव नंबर निकालता है, ठीक है? जो नंबर है रिफ्लेक्ट करता है ब्रेन की एक्टिविटी को, ईईजी की एक्टिविटी को। और ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकता है? पेशेंट की अवेयरनेस को, ठीक है? सो 40 से 60 जो होता है ना बेस का लेवल, जो आपके पढ़ने वाली चीज़ है, वो एक एडिक्वेट एनेस्थीसिया वाली रेंज है, ठीक है? 60 से ऊपर पेशेंट को अवेयरनेस होनी शुरू हो जाती है। 40 से नीचे या आप 20 तक चले जाओ, ठीक है? आपका पेशेंट ज़्यादा डीप होना शुरू होता है, डीप लेवल ऑफ एनेस्थीसिया में जाना शुरू होता है। तो आइडियल एनेस्थीसिया में 40 टू 60 होता है, ठीक है? दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। अदर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए इज़ इवोक्ड पोटेंशियल्स। इवोक्ड पोटेंशियल्स क्या होती हैं? बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं, या ब्रेन किस तरह के सिग्नल्स डिटेक्ट करता है। सो देयर इज़ सोमैटोसेंसरी, बेसिकली दिस इज़ अ सेंसरी, then there's motor evoked potentials, brainstem auditory evoked potentials and visual evoked potentials। somatosensory मतलब कि सेंसरी कॉलम्स को चेक कर रहा है। सो सेंसरी कॉलम कौन सा होता है स्पाइन में? डॉर्सल कॉलम, ठीक है? और सेंसरी कॉर्टेक्स, इन दोनों को चेक कर रहा है। तो स्पाइनल सर्जरीज में यूज की जाती है, करोटिड एंड आर्टरेक्टमीज में, एओर्टिक सर्जरीज में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोड्स आपके पेरिफेरी पे और ब्रेन पे लगाए जाते हैं, ठीक है? ये डिटेक्ट करते हैं कि पेन या इस तरह का सिग्नल, कोई भी सेंसेशन जो है जो डॉर्सल कॉलम से जा रही है, पेन फॉर एग्जांपल, वो ब्रेन तक पहुंच रही है कि नहीं। स्पाइन सर्जरी हो रही है, लेट्स से सर्जन कोई ऐसा मैनूवर करता है जिससे ये कनेक्शन कट जाता है, तो वो उधर मॉनिटर पे सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो जो आपका न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट बैठा होता है ना उधर, वो सर्जन को इन्फॉर्म करता है कि
सिग्नल आना बंद हो गया, तो वो उसका रिवर्स करते हैं या फिर देखते हैं कि सिंपल इस तरह कह लें कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जोड़ रहे हैं, तो अगर कनेक्शन चल रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं चल रहा तो वो उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मोटर इवोक्ड पोटेंशियल्स, ये एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड को चेक करते हैं। एंटीरियर में क्या होते हैं, मोटर ट्रैक्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना। सो ये भी सेंसिटिव टू एनेस्थेटिक्स है और यूज्ड ड्यूरिंग स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग, ठीक है, सिमिलर टू अबव। फिर आ गया ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल। ऑडिटरी है तो ऑडिटरी क्या है, क्रेनियल नर्व ए8 है, ठीक है। तो ये क्रेनियल नर्व सुपीरियर जो आपके हायर अपर मोटर न्यूरॉन्स है या ब्रेन स्टेम फंक्शन है उसे चेक कर रहा है। और ऑडिटरी पाथवे भी आ गया, ठीक है। सो पोस्टीरियर फोसा सर्जरीज के अंदर यूज किया जाता है। देन देयर इज विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल्स, वीईपी। ये क्या है, विजन को, विजन पे ऑप्टिक नर्व आ गई वन, ठीक है। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स की मेन सर्जरीज में लार्ज पिट्यूटरी ट्यूमर्स की रिसेक्शन में यूज होता है। सो आई होप आपको ये काफी अच्छा समझ आ गया होगा। सो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, देयर आर लेटेंसीज एंड एम्पलीट्यूड। लेटेंसी कहते हैं कि कितनी देर बाद सिग्नल पहुंच रहा है, एम्पलीट्यूड है कितनी हाइट है सिग्नल की। तो शॉर्ट लेटेंसी originates from peripheral nerves or brainstem, least affected by anesthetics। शॉर्ट लेटेंसी पे कम इफेक्ट होता है। इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग लेटेंसी, उसपे मोस्टली एनेस्थेटिक का इफेक्ट्स आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है, प्रोपोफोल है या फिर आइसोफ्लूरिन है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा आपकी इस पे ईईजी पे, ठीक है, या फिर एसएसईपी पे, एमई पे। आप कहोगे इंक्रीज लेटेंसी, मतलब सिग्नल डिले में पहुंच रहा है ना, सुप्रेस कर रहा है ना ब्रेन को, तो नर्व्स को भी सुप्रेस कर रहा है, डिलेड इन सिग्नल, ठीक है। और एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा, ठीक है, हाइट ऑफ सिग्नल भी कम होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इसे इंक्रीज करते हैं, इसे डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इटोमिडेट, ठीक हो गया। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ एनेस्थेटिक्स ऑन इवोक पोटेंशियल्स, ये इवोक पोटेंशियल है, इन पे इफेक्ट्स क्या है, लेट्स से इनहेलेशन एजेंट्स। सो डोज डिपेंडेंट सुप्रेशन ऑफ इवोक पोटेंशियल कैन प्रोड्यूस आइसोइलेक्ट्रिक ईईजी एट 1 to 2 मैक्स, 1 मैक्स से ऊपर, ठीक है, या 2 मैक पे आप कह रहे हैं आइसोफ्लूरेन फ्लैट कर देता है ईईजी को, ब्रेन की वेव्स को फ्लैट कर देता है, ठीक है। सो डेस्फ्लूरेन एंड सिवोफ्लूरेन कैन कॉज बर्स्ट सुप्रेशन एट 1.2, पोटेंट है ना, ठीक है। डेस्फ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन कम पोटेंट है एज कम्पेयर टू, बेसिकली फास्टर है ब्रेन पे, तो 1.5 मैक्स से ऊपर ये करता है। डू नॉट प्रोड्यूस कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑफ नहीं करते, साइलेंस नहीं करते, ठीक है। आइसोफ्लूरेन कर सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीजेस बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, नाइट्रस ऑक्साइड इरिटेट करती है, ठीक है। सो नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ ईईजी, एक्टिवेट करती है। इस वजह से भी न्यूरो सर्जरीज में नाइट्रस ऑक्साइड यूज नहीं होती। सेकंड वजह क्यों है, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सपैंड करती है किसी भी कैविटी को, डिफ्यूज हो जाती है तो ब्रेन को भी डिफ्यूज हो जाएगी, ब्रेन के अंदर वॉल्यूम का वैसे ही मसला आ रहा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड कर सकती है इफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज न्यूरो सर्जरीज जिन्होंने कराई है, तो ऑलमोस्ट ऑल न्यूरो सर्जरीज में ना न्यूमोसेफलस डेवलप होता है। अगर ब्रेन को ओपन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एयर रह जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड दोगे तो उसे एक्सपैंड कर देगी, तो नुकसान होगा। अदरवाइज ये भी है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती है। आईवी एजेंट्स क्या करते हैं, बारबिचुरेट्स, टोमिडेट, प्रोपोफोल, ये क्या करते हैं, बर्स्ट सुप्रेशन कराते हैं, इलेक्ट्रिकल साइलेंस करा सकते हैं हाई डोजेज, ठीक है। जनरली हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इवोक्ड पोटेंशियल्स कंपेयर टू वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स। अच्छा, ये इसकी वजह से जो आप स्पाइन सर्जरीज हैं जिनमें न्यूरो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ना, वो आप टीवा में कराते हो, ठीक है। टीवा क्या है, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, क्योंकि जो आपके मसल रिलैक्सेंट सॉरी कह रहा है, इनहेलेशन एजेंट्स है, वो इन पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडली स्पाइन सर्जरीज में आप मोटर रिबॉक पोटेंशियल भी चेक कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप मसल रिलैक्सेंट भी नहीं देते पेशेंट को, ठीक है, गैसेस नहीं देते, मसल रिलैक्सेंट्स नहीं देते। तो आइडियली आप किस पे करते हो, आप एक न्यूरो सुप्रेसेंट
ड्रग जैसे कि प्रोपोफोल होगी या मिडाजोलैम होगी, वो यूज करते हो। सेकंड, पेन को किल करने के लिए आप रेमिफेंटेनिल, फेंटेनिल, मॉर्फिन यूज कर सकते हो, ठीक है। डेक्समेथाजोडिन भी यूज कर सकते हो। अच्छा, बेंजोडाइजेपीन्स, activation at low dose, depression and high dose, similar to others. Opioids, dose dependent depression ज्यादा होगी तो कम करेगा, लेकिन ओपियोइड्स डायरेक्ट नॉकआउट नहीं करते, बस सुप्रेशन नहीं करते। केटामीन, अनयूजुअल ईजी एक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस लेटेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इवोक पोटेंशियल। केटामीन के बारे में पूछा जाए, आपने कहना है इंक्रीजेस लेटेंसी एंड इवोक पोटेंशियल। सो क्लिनिकल कंसिडरेशंस समरी के अंदर, चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक आप चेंज करोगे, ठीक है। एनेस्थेटिक मैनेजमेंट वही कि आप कंसिस्टेंट डेप्थ रखोगे, बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स से मॉनिटरिंग करोगे, न्यूरोफिजियोलॉजी टीम से कम्युनिकेट करोगे, एनेस्थेटिक एजेंट को एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये क्या है, प्रोसेस्ड ईईजी है, जिसे आप इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कह रहे हो, पैरामीटर यूज्ड टू मॉनिटर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। इसका स्केल होता है 0 से 100 तक। 100, 0 इज डीप सुप्रेशन, जिसे आप कहते हैं नो ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं ब्रेन में चल रही, खाली है। और 100 इज फुली अलर्ट या अवेक पेशेंट। सो एनेस्थेटिक डेप्थ इज 40 टू 60, जिसे अनकॉन्शियसनेस कह हुए। 65 टू 80 को कॉन्शियस बट काम कहोगे, पेशेंट थोड़ा सा नम किया होता है आपने। सो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आप इसे चेक कर सकते हो, अवेयरनेस का आपको इससे पता चल सकता है, ऑप्टिमम एनेस्थेटिक डोजेज आप कर सकते हो। सो एप्लीकेशंस में सर्जरीज, एनेस्थेटिक डिलीवरी, आईसीयू के अंदर यूज कर सकते हो, कॉन्शियस सिडेशन वाले प्रोसीजर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इंट्राऑपरेटिव अवेयरनेस को रिड्यूस करता है और आप ड्रग डोजेज एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको देता जाऊं, तो इस्केमिक कैस्केड होता है, बेसिकली जो ऑलरेडी बताया था कि सेल डैमेज होता है, इस्कीमिया होता है, एक्साइटोटॉक्सिसिटी होती है, कैल्शियम ओवरलोड, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा। So there's a thing called ischemic preconditioning. This is a phenomena where brief periods of ischemia offer a resistance to subsequent ischemic event. ठीक है, ये एक चीज है, इसे आप डेफिनेशन के तौर पर याद रख लें। ये छोटा मोटा पीरियड ऑफ इस्कीमिया होगा तो बॉडी को अलर्ट हो जाता है, हाई अलर्ट हो जाता है, जिस तरह बॉर्डर पे है, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा अटैक होता है तो आर्मीज अलर्ट हो जाती है नेक्स्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए। सो सिमिलरली इस्कीमिक प्री कंडीशनिंग ब्रेन का है। छोटा सा पीरियड ऑफ इस्कीमिया आएगा तो ब्रेन ऐसे मैनूवर्स करेगा कि सब्सिक्वेंट इस्कीमिया प्रिवेंट हो, ठीक है। तो सर्जिकल इम्प्लीकेशंस है, न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग के अंदर हम मल्टी मॉडल मॉनिटरिंग जैसे ईईजी, वर्क पोटेंशियल, ऑक्सीमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो नीड टू डिस्कस। सो समरी, इस्कीमिया इन्फाक्शन क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, लेटेंसी इंक्रीज होगी, स्लो डैमेज हो गया ना ब्रेन, हाइट तो कम है उसकी वेव्स की, पावर कम है वेव्स की, और सिग्नल लेटेंसी मतलब स्लोअर जाएगा, लेट पहुंचेगा, ठीक। वॉलेटाइल एनेस्थेटिक में सिमिलर ही चीज होगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, लेटेंसी इंक्रीज होगी। प्रोपोफोल में भी सिमिलर चीज होगी। बेंजोडाइजेपीन्स में एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज कर सकता है, लेकिन क्या है, लेटेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि बेंजोडाइजेपीन्स ब्रेन की मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो स्पीड है उसे ऑल्टर नहीं करता, सिर्फ एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है। इटोमिडेट, ये इंटरेस्टिंग है, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज करेगा, लेटेंसी भी इंक्रीज करेगा, ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, ठीक है। सो अदर, ये भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को मैंने समराइज ही किया हुआ है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है जो अदर देन जो बुक में नहीं लिखा हुआ, वर्निकीज एरिया, ब्रोकाज एरिया, फिर से आगे तंग करने, तो आपको बस इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। वर्निकीज एरिया किधर होता है, टेम्पोरल गायरस में, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे इंजरी है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, या वर्निकीज एरिया पूछा जाए तो आप ये बताओगे। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मसला है, बंदा सुनता सुनता है
समझता नहीं है और क्या कहते हैं अजीब बोलता रहता है। ब्रोकाज एरिया में क्या है, लैंग्वेज प्रोडक्शन नहीं होती, पेशेंट सुनता है समझता है लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच नहीं कर सकता। ठीक है, आप कहते हो स्पीच डिफेक्ट है, ठीक है, ब्रोकाज एरिया पे है, ठीक है। सो इंफीरियर फ्रंटल गायरस, लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों लेफ्ट के हैं। ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस है और ये है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ये एज इट इज रट्टा, वर्निकीज एरिया सुपीरियर, वर्निकी सुपीरियर, ठीक है, टेम्पोरल गायरस। ब्रोकाज एरिया इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है, इंफीरियर फ्रंटल ब्रोका, वर्निकी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। जो सुपीरियर लोग होते हैं बाकी लोगों की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, ठीक है, लोअर लोगों की, ठीक है। सो बाकी चीजें आपको स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत पता हो, नाम पता हो, ये थोड़ा एनेटमी से मैं बता रहा हूँ। बेसल गैंग्लिया, उसके अंदर ग्लोबस पेडिलस, पोटामेन, कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस, सबथैलेमिक सॉरी न्यूक्लियाई, सब्सटेंशिया निग्रा होता है बेसल गैंग्लिया में। स्ट्रैटम का एक एमसीक्यू आया हुआ है, स्ट्रैटम क्या होता है, आपने याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एस फॉर स्ट्रैटम, कोर्ट फॉर कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पोटामेन पाकिस्तान, एससीपी। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अदर देन जो इस दोनों में से बच जाए वो है पोटामेन प्लस ग्लोबस ग्लोबस पेडिलस। ये लेटरल टू इंटरनल कैप्सूल होता है। इंटरनल कैप्सूल का होता है व्हाइट मैटर ट्रैक बिटवीन थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया, ये कनेक्ट करता है दोनों को, ठीक है। अच्छा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन, अच्छा है तो दूसरा आ गया किडनीज वाला। फिर भी देख लीजिए इसे, जो भी चीज हो, जो भी ड्रग हो, आपने क्या कहना है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन या कोई भी ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस चीज में होती है, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सॉरी ये इसमें इधर आ गया। तो मैंने बेसिकली एडीएच के हिसाब से बताना था। एडीएच में क्यों बताना है, एडीएच आपका आता है ब्रेन इंजरी, ब्रेन इस्कीमिया में क्या होता है, पोस्ट ऑप न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स में ऐसा ही एडीएच डेवलप हो जाता है। ऐसे एडीएच क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, ब्रेन एडीएच प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है इनअप्रोप्रिएटली। एडीएच क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यूरिन नहीं होने देता, ठीक है, वाटर को कंजर्व करता है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो हाइपर हाइपर वॉल्यूमिया हो जाता है ना पेशेंट को, डेमिक्लोसाइक्लिन दे सकते हैं। वो क्या करती है, रीनल सेंसिटिव टू एडीएच काम करती है, ठीक है। सो जिसे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है, यूरिनेशन होती है पेशेंट की, वेप्टान्स, ये वेजोप्रेसिन के एनालॉग्स हैं, एंटागनिस्ट हैं, वो दे सकते हैं, वो वाटर एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अदर देन दैट के आप एडीएच दो, वैसे इनअप्रोप्रिएट एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है ना, एडीएच को निगेट करना है आपने, ठीक है। तो आपका पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो रहा होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा, तो उसकी आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, वेजोप्रेसिन दोगे, ठीक है, जिसे आप वेप्टान्स भी कह सकते हो, ठीक है, और डेमिक्लोसाइक्लिन उसका मैनेजमेंट है। अच्छा, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड, जो पेशेंट पेपर्स में डिस्कस हुई है, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। ये क्या चीज होती है, बेसिकली डायबिटीज इंसिपिडस, ऐसा एडीएच, इनमें ना आपने डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। ऐसा एडीएच में क्या हो रहा है, आपका ब्रेन इंजरी है, उसने वाटर काफी ज्यादा रिटेन करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। तो डायबिटीज इंसिपिटस को डायग्नोस करने के लिए वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट करते हो। आपको पता है डायबिटीज ब्रेन की इंजरी के अंदर अगेन एडीएच का मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ डायबिटीज इंसिपिटस हो सकती है, जो सेंट्रल हो सकती है, ऑपोजिट है इसका, ठीक है। अब एडीएच नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। सेंट्रल का मतलब है ब्रेन की इंजरी की वजह से एडीएच नहीं प्रोड्यूस हो रहा। नेफ्रोजेनिक का मतलब ये है ब्रेन अपना एडीएच दे रहा है लेकिन किडनीज क्या कर रही हैं, उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ठीक हो गया। एडीएच ने पानी कंजर्व करना था, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, हाई यूरिन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर आप वाटर डेप्रीवेट कर दोगे, पानी पेशेंट को नहीं दोगे, जिस तरह डायबिटीज इंसिपिडिस में पोलीडिप्सिया होता है पेशेंट को, तो आप डायग्नोस कर सकते हो डायबिटीज इंसिपिडिस को। दूसरा टेस्ट ये कर सकते हो आप, डेस्मोप्रेसिन, जो एडीएच ही है आर्टिफिशियल, ठीक है, वो दोगे पेशेंट को।
तो अगर सेंट्रल कॉज है, ब्रेन का इशू है, ठीक है, तो एडीएच, ब्रेन एडीएच प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल एडीएच दिया पेशेंट को, तो क्या होगा, उसकी किडनीज यूरिनेशन करना बंद कर देंगे, यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो आपको पता लग जाएगा देयर इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अगर नेफ्रोजेनिक होगी तो एडीएच या डेस्मोप्रेसिन देने से कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड चीज एसआईएडीएच वर्सेस सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना पड़ जाता है, मसला हो जाता है, बेसिकली आईसीयू से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो एसआईएडीएच में क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, माइल्ड हाइपरवॉलीमिया या यूवॉलीमिक हो सकता है। सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट है ना, ऑलवेज ऑलवेज हाइपोवॉलीमिक होगा, ठीक है। एसआईएडीएच में पानी ज्यादा है तो क्या होगा, नमक डाइल्यूट हो जाएगा, तो पेशेंट हाइपोनेट्रीमिक होगा, ठीक है। सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में भी पेशेंट हाइपोनेट्रीमिक होगा। इन दो, इस हाइपोनेट्रीमिया की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सेरेब्रल साल्ट वेस्ट हो रहा है, ठीक है। यूरिन आउटपुट एसआईएडीएच में लो या नॉर्मल होगी। साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में बेसिकली क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है और साथ में साल्ट भी निकल रहा है, तो इसमें पोलीयूरिया होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से हाइपोवॉलीमिया एक्सप्लेन होता है, ठीक है। दोनों में सीरम जो यूरिन का सॉरी सोडियम है वो हाई होगा, क्योंकि दोनों से रिलीज, इसमें इसलिए हाई है क्योंकि वाटर का लेवल कम है, कम डाइल्यूटेड एक्सक्रीट हो रहा है। इसमें हाई इसलिए कि साल्ट भी एक्सक्रीट हो रहा है, पानी भी एक्सक्रीट हो रहा है। सो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अब ऐसे ये डीएच में डाइल्यूटेड है, लो है, इसमें भी लो है, ठीक है, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया सोडियम पे आपकी ऑस्मोलैरिटी डिपेंडेंट होती है। आपने ऑस्मोलैरिटी मेजर करनी है तो whatever is the serum sodium concentration into 2 is your osmolarity. Let's say कि सोडियम नॉर्मल कितना होता है बॉडी में, 140। सो नॉर्मल आपकी सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी है इज 280, ठीक है। तो 140 इंटू 2 इज 280। सो ऐसे ये डीएच के अंदर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करोगे, आपका पेशेंट इंप्रूव करेगा। सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग में फ्लूइड दे ही नहीं रहे, पहले ही पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक है, तो पेशेंट इंप्रूव नहीं करेगा, वर्सन हो जाएगा। तो इधर मैं क्यों बता रहा हूँ, SIADH CNS डिसऑर्डर्स पोस्ट ब्रेन सर्जरीज जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स एक्सेट्रा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, उसके अंदर SIADH होगा पेशेंट, ठीक है। साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम सबरेक्नोइड हेमरेज के अंदर मिलेगा, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में मिलेगा, ठीक है। ये अगेन डायबिटीज इंसिपिडस और उसकी समरी है। रिस्पॉन्स टू एडीएच, सेंट्रल में यूरिन कंसंट्रेट होगा एडीएच देने से। नेफ्रोजेनिक में किडनीज का ही फॉल्ट है, किडनीज फॉल्टी है, तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और डायबिटीज इंसिपिडस में अप टू 20 लीटर्स पर डे पोलीयूरिया हो सकता है, पोलीडिप्सिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया एंड लो यूरिन आउटपुट। काउंटर ये छोड़ दें इसे। अगर वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में काउंटर करंट मल्टीप्लायर कौन सा है, तो किडनीज में लूप ऑफ इनले इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, वाजा रेक्टा इज काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। अच्छा, ये इधर गलती से आ गया एमसीक्यू अगेन, चले कोई नहीं, पढ़ रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो एन के सेल नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं, ट्यूमर सेल्स को मारते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होते हैं, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। दोनों आर इम्पोर्टेंट इन ट्यूमर इम्यूनिटी। अच्छा, न्यूरो पे आ जाए फिर से, ब्राउन सिकॉर्ड सिंड्रोम, ठीक है। जस्ट समरी, ब्राउन सिकॉर्ड में मोटर पैरालिसिस इप्सिलेटरल होता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इंटीरियर साइड में पड़ा होता है, ये डिकसेट नहीं कर रहा होता, लेफ्ट राइट क्रिस क्रॉस नहीं कर रहा होता स्पाइन में। ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक थैलेमस के लेवल पे जाके क्रिस क्रॉस करता है, ऊपर जाके, नीचे नहीं करता, ठीक है। दूसरा, ब्राउन स्क्वाड में क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन सेंस, ये भी इप्सिलेटरली उड़ती है। पेन और टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल साइड का जाता है, जो स्पाइनोथैलेमस ट्रैक का आता है, ठीक हो।
अच्छा अच्छा जी, न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, जीवीई जो होता है, जनरल विसरल रिफरेंट जिसे कहते हैं, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस होता है, ठीक है, पैरासिम्पैथिक होता है। ये थोरैसिक और एब्डोमिनल विसरास को सप्लाई देता है। वेगस नर्व का एक न्यूक्लियस एम्बिकन्स होता है, वो मोटर नर्वेशन देता है फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड ओसोफेगस को, जिसमें आपका कह सकते हो वॉमिटिंग का रोल आगे बेसिकली ब्रोंकोस्पैज़म, लेरिंजोस्पैज़म का रोल आ जाता है। ब्रोंकोस्पैज़म में लेरिंजोस्पैज़म का मेन का। अच्छा, ब्रेन से रिलेटेड एक और चीज़, एंटीरियर स्पाइरल आर्टरी, ठीक है? अगर ये इन्वॉल्व होगी, इसका इस्कीमिया होगा, तो क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब, बेसिकली एंटीरियर स्पाइनल कह रहा हूँ, सॉरी, सेरेब्रल आर्टरी जो है एसीए, कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब वीकनेस पेशेंट में नज़र आएगी, ठीक है? ऑपोजिट साइड पे मोटर चाहता है, बताया था ब्रेन के लेवल पे डिकसेट करता है, लेफ्ट राइट होता है। सेंसरी लॉस इन लोअर लिम्ब्स, ठीक है? और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है? मोटर एफेजिया हो सकता है। बेसिकली ये सिनेरियो एक आया था, मैंने इसके साथ इधर ही न्यूरो के साथ ही कर लिया ताकि ये हो जाए कवर। अगेन ब्रोकाज एरिया का एक एमसीक्यू आया हुआ था, स्पीच प्रोडक्शन पे करता है, और ब्रोकाज एरिया में पूछी जाए आर्टरी कौन सी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, प्योर रट्टा। एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ये भी चलो न्यूरो के साथ पढ़ लें। क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक है, एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है? पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हैं, उन पेशेंट्स में एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स आ सकते हैं। एरिपेप्राज़ोल, ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इसका लोअर रिस्क है। क्लोरप्रोमाजीन को आपने याद रखना है, ठीक है? D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म, अच्छा ये लिवर वाला है, इसे छोड़ें। अच्छा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, अगेन आपसे थोड़ा-सा जो पहले से डिस्कस कर लिया था। बिफोर डिस्कशन, डिकसेशन बेसिकली क्या कहते हैं, जो क्रिस क्रॉस करता है, ठीक है? ये किधर ट्रैवल कर रहा होता है, एंटीरियर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला। डिकसेट करता है, उसके बाद स्पाइन में सीधा-सीधा जाता है, ठीक है? डिकसेट किधर करता है, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन पे। आफ्टर डिकसेशन लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में चल रहा होता है। कॉर्टेक्स से स्पाइनल ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है? ऊपर से नीचे क्या जा रहे हैं, मोटर सिग्नल्स जा रहे हैं। दिस इज समरी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में आपको फाइंड होते हैं नॉर्मली। आपको जो याद रखने हैं, ग्लूटामेट याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर इट्स एन एक्साइटेटरी। गाबा इनहिबिटरी है। गाबा को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है? आपकी काफी सारी ड्रग्स, ठीक है? मेन इनहिबिटरी न्यूरॉन इन सीएनएस, और ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, मेन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस। बाकी ये भी आपको पता चलना चाहिए, एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी ब्रेन के लेवल पे होती हैं, बोथ एक्साइटेटरी इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, इसीलिए एसएसआरआईज, एसएनआरआईज के अंदर यूज होती है जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। सो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस अगर आपको आ जाए, तो गैग रिफ्लेक्स में कौन सी नर्व चेक होती है, क्रेनियल नर्व 9 ग्लॉसोफ्रेंजियल जिसे कहते हैं। इसका इफेरेंट होता है, एफरेंट मतलब सिग्नल ग्लॉसोफ्रेंजियल से सेंस करता है, इफेक्ट जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था लैरिंक्स फेरिंक्स पे, मोटर इफेक्ट वेगस नर्व का आ रहा है, ठीक है? इफरेंट है। कफ रिफ्लेक्स में वेगस नर्व है, ठीक है? एफरेंट भी सेंस भी और कफिंग। ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स में ट्राइजेमिनल नर्व है 5, ठीक है? ऑफ्थेल्मिक डिवीजन। ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स क्या होता है, मीडियल रेक्टस जो एक आपका मसल है आई का, उसके ऊपर स्ट्रेच हो सर्जरी के अंदर, आई सर्जरी में, तो क्या होगा, आपको ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है? तो इधर से सिग्नल जाता है और इधर से ब्रेडिकार्डिया और बाकी सिग्नल जाते हैं इस तरह के। अच्छा, ये क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स तो चले इलियोइंगुइनल नर्व का है, छोड़ दे। रिफ्लेक्सेस अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो इकट्ठा मैंने इधर कर दिए हैं। तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे स्टिमुलस करें तो इलियोइंगुइनल नर्व से सेंसरी इनपुट आती है, इफरेंट ब्रांच इज जेंटोफेरेमल नर्व, ठीक है? ठीक है? क्रेमेस्टेरिक मसल एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। अदर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स अगर उससे पूछा जाए, तो ऑप्टिक नर्व, प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स है, नर्व 2 है। एफरेंट है, सेंस ऑप्टिक नर्व करती है। इफरेंट ऑकुलोमोटर नर्व, मोटर नर्व है ना, उससे प्यूपल डायलेट हो, कंस्ट्रिक्ट हो।
So 2 and 3 nerves. ठीक है. Accommodation reflex afferent is optic nerve, efferent is oculomotor nerve. Then cremasteric reflex हमने कर लिया. एमसीए पढ़ ली. एमसीए लेफ्ट एमसीए टेरिटरी लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या होगा, मोटर एफेजिया होगा जिसे आप ब्रोकाज एफेजिया कहते हो. ठीक है. कॉन्ट्रालेटरल हेमिफ्रेसिस होगा मतलब फेस और आर्म पे. ठीक है. लेफ्ट एमसीए क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल चला जाता है ना मसल सप्लाई, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड ड्रूप कर जाती है. अच्छा, सेरेब्रल प्रोटेक्शन पढ़ ली. बेंज बारबिचुरेट्स कैसे करते हैं, आइसोफ्लूरेन कैसे करते हैं, एक्सेप्ट ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है. सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन सर्जरीज में कितना रखना चाहिए, इट्स ग्रेटर देन 70. ठीक है. अराउंड 80. तो मतलब 60 तो बिल्कुल नहीं, ग्रेटर देन 70 आपने रखना है. अच्छा, रिफ्लेक्सेस से है उससे आ जाए तो एक और चीज भी मैंने इधर कंसोलिडेट कर दिया है. अगर आपको एमसीक्यू में आता है पेशेंट हील्स पे वॉक कर सक रहा है, तो हील्स पे कौन सा है, L4-5 होती है. टोस पे अगर पेशेंट वॉक करता है, प्लांटर फ्लेक्शन कर रहा है, तो इसके लिए S1 टेस्ट हो रही है. ठीक है. माइस्थीनिया ग्रेविस नो नीड टू डिस्कस हियर. निमोडिपिन हमने पढ़ ली, सबरेक्नोइड हेमरेज में यूज होती है. ये समरी आ गई सेरेब्रल ब्लड फ्लोस की. नॉर्मल ब्लड फ्लो इज 50. क्रिटिकल ब्लड फ्लो जिसके नीचे आपका ब्रेन में चेंजेस आने शुरू, ईईजी में चेंज आने शुरू होते हैं, 22 है. जैसे 20 भी कह सकते हो. इस्केमिक थ्रेशोल्ड आइसोइलेक्ट्रिक बेसिकली 10 ml पर 100 ग्राम से नीचे हो. नॉर्मल सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट कितना होता है, 3 to 4 ml पर 100 ग्राम. अच्छा जी. अच्छा, पूछा जाए वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू PaCO2, तो रिस्पॉन्स सेरिब्रम के अंदर मोस्ट सेंसिटिव है, सेरिब्रम में मॉडरेटली सेंसिटिव है, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज लीस्ट सेंसिटिव टू चेंजेस इन PaCO2. सेरिब्रम में मेजर चंक जा रहा है ना आपका ब्लड सप्लाई का, तो मोस्ट सेंसिटिव है, उसने ही रेगुलेट करना है आईसीपी. इंट्राक्रेनियल प्रेशर और CSF पैरामीटर्स, आईसीपी पता है 7 से 15 होता है नॉर्मल इन सुपाइन पोजीशन. तो कंसंट्रेशन क्या होती है, 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से 009. डेंसिटी में एक जीरो आपने ऐड कर देना, 1.001. ठीक है. डेंसिटी पूछी जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाए तो 005, और डेंसिटी पूछी जाए 1.0001 से 0005 तक. ठीक है. ग्राम पर ml. CSF प्रोडक्शन रेट 500 ml पर डे या फिर 21 ml पर आवर. अच्छा, आपका कह रहा है कि जी न्यूरो सर्जरी आप करा रहे थे, पेशेंट ने क्या सिटिंग पोजीशन के अंदर हो रही थी, उन्होंने सडनली आपको जैसे उन्होंने ड्यूरो ओपन किया है तो पेशेंट कोलैप्स कर गया. तो क्या होगा, बेसिकली आपको हो गया एयर एम्बोलिज्म हो गया. ठीक है. ड्यूरल साइनसेस हैं ब्रेन के, वो एयर सक इन कर लेते हैं. एयर सक इन करेंगे, एयर एम्बोलिज्म होगा. तो सबसे सेंसिटिव या सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपका कौन सा है जो बताएगी एयर एम्बोलिज्म हो गया. तो ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी नजर आ रहा है तो इसे चुप करके चूज कर लेना. अदरवाइज आपने प्रीकॉर्डियल अल्ट्रासाउंड कहना है. ठीक है. सो ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी मिनिमम 0.02 ml पर केजी डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है. प्रीकॉर्डियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड में 0.25 से 0.5 ml डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है. अच्छा, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, कुछ एमसीक्यूज में, कुछ पेपर्स में, बुक्स में इंटरचेंजेबली नहीं यूज किया हुआ है, लेकिन TEE इज ऑलवेज बेटर देन प्रीकॉर्डियल अल्ट्रासाउंड डॉपलर. ठीक है. और इसके अलावा क्या चीज था बताने वाली. अच्छा हाँ, पेशेंट आपका है, एम्बोलिज्म हो गया है, क्या मैनूवर करने हैं. ठीक है. तो आपका पेशेंट टेंडलिन वर्क कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली न्यूरो सर्जरीज में आपको ये फिजिबल नहीं होता कि पेशेंट का सर नीचे करो. ठीक है. क्योंकि ब्रेन ओपन होता है. सबसे पहले क्या करते हो, सर्जन को इन्फॉर्म करते हो, उसे कहते हो कि जो फील्ड है उसे फ्लड कर दे विद सेलाइन. ठीक है. और पैक कर दे ताकि एयर ना जाए. ठीक है. दूसरा आप क्या कर सकते हैं मैनूवर, सीवीपी आपने पेशेंट को पास की होती है, इसी चीज को एक्सपेक्ट करते हुए तो आप सीवीपी से आप ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हो कि इस होप में कि जो आपका ऑक्सीजन है या जो सॉरी एयर है वो आप एस्पिरेट कर लो. ठीक है. तीसरा काम क्या कर सकते हो
कि राइट आप कर सकते हो पेशेंट को, ठीक है, लेफ्ट लेटरल टिल्ट कर लेते हो ताकि वो राइट एट्रियम के अंदर ही एयर रहे। मसला आपको सबसे ज्यादा कब आएगा, रेस्ट होगा कि राइट एट्रियम से पेशेंट को कोई पैराडॉक्सिकल एम्बोलिस हो जाए, राइट एट्रियम से लेफ्ट पे चला जाए, जैसे कि पेशेंट का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट हो। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, एयर एम्बोलिज्म है, थोड़ा बहुत एयर है तो वो क्या होगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी, चल पड़ेगा। हैजर्डस तब होगा जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे चला जाए, ठीक है। देन देयर इज कुशिंग स्ट्राइड, हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन के आईसीपी रेज है, ठीक है, करेनियल हाइपरटेंशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी कोशिश करेगी ना सेरेब्रल पेशेंट प्रेशर मेंटेन कर ले, ब्रैडिकार्डिया मिलेगा और इरेगुलर ब्रीदिंग मिलेगी। सो मैनिटोल और इंट्राक्रेनियल प्रेशर, 20% मैनिटोल आप यूज करते हो, रिड्यूसेस ब्रेन वॉल्यूम बाय ऑस्मोटिक डायरोसिस। तो 0.25 से 1 ग्राम, आप मोटे तौर पर 1 ग्राम पर केजी आईवी बोलस याद रख लो। ऑनसेट इसकी विद इन मिनट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि सडनली आपको चाहिए चेंज करना है, सिनेरियो ये है, आई थिंक से 5 पेपर 24 वाले में भी आया हुआ है कि आपका न्यूरो सर्जरी होती, सडनली पेशेंट का सर्जन ने कहा है कि जी ब्रेन बहुत ज्यादा स्वेल है, बंद नहीं हो रहा, उसे साइज डिक्रीज करना है। तो आपको क्या इमीडिएटली क्या कर सकते हो, इमीडिएटली आप हाइपर वेंटिलेट कर सकते हो, उसकी कैप्नो 24 तक ले आओगे, 24 से नीचे डैमेज शुरू हो जाता है फिर, तो आप कैप्नो कम करोगे। सेकंड ऑप्शन मैनिटोल दोगे, ठीक है, तो मैनिटोल लेकिन इमीडिएटली एक्ट नहीं करेगी, 1 to 2 मिनट्स बाद एक्ट करती है, ठीक है, और पीक इफेक्ट इसका 1 आवर पे आता है। दूसरा मैनिटोल तब आप यूज नहीं करते जब आपका ड्यूरा या वेसल्स रप्चर हुई हो। क्यों, क्योंकि क्या होता है, मैनिटोल वेसल से लीक होगा, इंट्राक्रेनियल स्पेस में जाएगा, ठीक है, और उधर ऑस्मोटिक डायरेसिस करनी शुरू कर देगा, उधर वाटर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, तो आईसीपी और रेज हो जाएगा। इसीलिए हार्ट ट्रॉमा वाले पेशेंट में उसी टाइम मैनिटोल नहीं देते, ठीक है, अनलेस आपके पास प्रूफ हो कि पेशेंट का क्रेनियम इंटैक्ट है, बेसिकली ब्रेन ड्यूरा इंटैक्ट है। सो डायबिटीज इंसिपिटस पोस्ट न्यूरो सर्जरी। अच्छा, पोस्ट न्यूरो सर्जरी के अंदर ना पेशेंट को देर आर 3 फेजेस डीआई के, डायबिटीज इंसिपिटस के। सबसे पहला फेज होता है पॉलीयूरिक, पेशेंट 24 आवर्स के अंदर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस होती है क्योंकि एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, तो यूरिनेशन इंक्रीज होती है। देन देर इज एंटी डायूरेटिक फेज जो 6 से 11 दिन के दरमियान आता है। इसमें स्टोर्ड हुआ होता है एडीएच, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायूरेसिस नहीं होता, जिसे आप एसआईएडीएच कहते हो। हाइपोनेट्रीमिया आता है पेशेंट को, एसआईएडीएच होता है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता है ब्लड का। देन देर इज परमानेंट डायबिटीज इंसिपिडस, ब्रेन डैमेज है इस पेशेंट में, तो 11 दिन के बाद जो स्टोर्ड एडीएच था जो रिलीज हो रहा था वो डिप्लीट हो जाता है, तो आप पेशेंट को प्रेसिस्टेंस डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप हो जाती है, पोलीयूरिया, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, एक्सेट्रा। सो इधर हमारा न्यूरो सर्जरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दिस वाज एन एक्सटेंसिव लेक्चर आल्सो, सो विल स्टॉप ओवर हियर। होप आप लोग इसमें समझ आई होगी, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, तो विल स्टॉप हियर। सो खुदा हाफिज।